यादों का कैनवस। हाँ, मुझे तो नए सिरे से ही शुरू करना होगा जीवन। एक ऐसे अदाकार जिन्होंने अपनी अदाकारी, अपने भिन्न से स्टाइल, अपनी बोलचाल, अपनी शख्सियत और अपने हुनर से सबको प्रेरित किया और लेजेंड्स की फहरिस्त में अपना नाम दर्ज किया। ब्लैक एंड व्हाइट ईरा में जितने इनके चाहने वाले और कदरदान रहे, उससे कहीं अधिक प्रशंसक इनके कलर फिल्मों के दौर में भी देखने को मिले। किरदार कोई भी रहा हो, इनके अभिनय के जलवे गजब थे, दिल में बसने लायक थे। जिंदगी भी एक नशा है दोस्त, जब चढ़ता है तो पूछो मत क्या आलम रहता है, लेकिन जब उतरता है वो होश उड़ाने वाला अंदाज, बहकाने वाला अंदाज, अपना बनाने वाला अंदाज, जिस लुभावने और दिलकश अंदाज से हिंदी सिनेमा में बड़े पर्दे पर एंट्री की, उसी मुस्कुराते और महकते अंदाज से दुनिया से रुखसत भी हो गए। जिक्र हो रहा है एक सफल अभिनेता और स्टाइल आइकन का खिताब पाने वाले अदाकार देवानंद का। अपना दिल तो आवारा। देवानंद पंजाब के गुरदासपुर जिले के घरोटा इलाके में किशोरीमल आनंद और इंद्रवती के घर 26 सितंबर 1923 को धर्मदेव आनंद के नाम से पैदा हुए। देवानंद के पिता यानी किशोरीमल आनंद पेशे से वकील थे और काफी पढ़े लिखे भी। उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान भी था, जिनमें हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी और उर्दू जैसी जुबानें भी शामिल हैं। देवानंद के वालिद किशोरीमल आनंद ने अपने 4 बेटों और 5 बेटियों कांति, शीला, लता, उषा और सविता को अच्छी परवरिश के साथ साथ बड़े संस्कारों से बड़ा किया। देवानंद अपने 4 भाइयों में तीसरे नंबर पर थे। देव साहब के भाइयों के बारे में जानकारी देते हुए ये भी कहना लाजमी है कि बड़े भाइयों में मनमोहन आनंद थे, जो एक वकील होने के साथ साथ फ्रीडम फाइटर भी रहे। दूसरे भाई थे चेतन आनंद, जो कि सुप्रसिद्ध और मशहूर फिल्म मेकर रहे, और सबसे छोटे भाई थे विजय आनंद, जिन्होंने बाद में सुप्रसिद्ध और नामवर निर्देशकों की श्रेणी में अपना नाम दर्ज किया। देवानंद ने बचपन से ही घर पर पढ़ाई का माहौल देखा था। उनकी परवरिश यानी अपब्रिंगिंग भी जदीद और नए जमाने के तौर तरीके से ही हुई। घर का माहौल संस्कारी होने के साथ साथ विचारों से आजाद और पाबंदियों से भी परे था। इस दुनिया में बिना मांगे ही मुझ पर प्रेम, ममता और दया की बरसात हुई। हर एक को अपनी बात रखने और अपनी सोच को जाहिर करने का बराबर अधिकार मिलता था। देव साहब के पिता असूलों के कवायद के पक्के तो थे, पर जिसे जितना पढ़ना है, जिस भी क्षेत्र में जाना है, उस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी। देवानंद ने भी अपने भाइयों की तरह अपने पिता से सभी गुण सीख लिए थे। गुणों से भरे इस माहौल में पलते पलते देवानंद अपनी शख्सियत में वक्त के साथ साथ और निखार लाते गए। यहाँ ये कहना भी दुरुस्त होगा कि देवानंद के पिता किशोरीमल आनंद ही देवानंद के शुरुआती उस्ताद बने। वो केवल गर्मियों के महीनों में ही देव साहब को डलहौजी के सैक्रेड हार्ट स्कूल में फॉर्मल स्कूल एजुकेशन के लिए भेजा करते थे। सच तो ये है कि देवानंद ने 10th क्लास भी प्राइवेट ही पढ़ा और अच्छे नंबरात से पास भी किया। फिर 2 साल का इंटरमीडिएट कोर्स इंग्लिश स्कूल धर्मशाला में किया। स्कूल के प्रिंसिपल W.A. बर्नर ने देवानंद की अंग्रेजी को अच्छे से पॉलिश किया। यूं कहें कि देवानंद की भाषा, उनका तौर तरीका, बात करने का सलीका कुछ उन्हें विरसे में मिला, कुछ मंझे हुए उस्तादों से सीखा। मतलब एक्टर बनने के लिए जिन जिन चीजों की दरकार होती है, वो उन्हें शुरुआत से ही मिलती जा रही थी। गोया कहीं न कहीं उनका एक्टर बनना तो तय ही था। बहरहाल गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में देवानंद का दाखिला कराया गया, जहां भाई चेतन आनंद ने भी फर्स्ट क्लास में ग्रेजुएशन हासिल की थी। देवानंद ने भी बैचलर ऑफ ऑनर्स की डिग्री इंग्लिश लिटरेचर में की। फर्स्ट क्लास एजुकेशन के साथ साथ हॉस्टल लाइफ का भी मजा चखा। कॉलेज की लाइफ ने देवानंद की ओवरऑल शख्सियत को और भी दोबाला कर दिया। गर्ज यूं कहें कि लेजेंड बनने के रास्ते को और भी आसान कर दिया तो गलत न होगा। सच कहें तो फिल्मों की तरफ उनका ज़ौक और शौक यही से शुरू हुआ, यानी लाहौर से ही। वो हिंदी, उर्दू और इंग्लिश फिल्में देखा करते वहाँ के विलिंगटन, क्राउन, डायमंड प्लाजा और रीगल थिएटर्स में। गर्ज एक्टर बनने का सपना और पर्दे पर छा जाने का ख्वाब लाहौर में ही परवान चढ़ने लगा था। देवानंद को स्क्रीन पर उस दौर के एक्टर्स जैसे के एल सहगल, पृथ्वीराज कपूर, अशोक कुमार, मोतीलाल, शांता आप्टे और लीला चिटनिस को देखना पसंद था। ये सब उनके फेवरेट एक्टर्स में से थे। ये भी बता दें कि देवानंद को अशोक कुमार की फिल्म किस्मत बहुत पसंद थी, जिसमें मुख्य पात्रों में अशोक कुमार और मुमताज शांति थी। अभिनेता अशोक कुमार को मन ही मन में देवानंद ने अपना रोल मॉडल बना लिया था।
बहरहाल जब देवानंद का कॉलेज खत्म हुआ तो बड़े भाई मनमोहन आनंद अपने पिता किशोरमल आनंद के ही नक्शे कदम पर निकल पड़े थे, मतलब वकील बनकर। दूसरे भाई चेतन आनंद ने फिल्म मेकिंग को चुना था और छोटे भाई यानी विजय आनंद, जिन्हें प्यार से गोल्डी भी पुकारते थे, ने अपनी बेशतर पढ़ाई मुंबई में ही की थी, ये सोचकर कि कामयाब राइटर, डायरेक्टर और एक्टर बनना है मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में। अब देवानंद की पोस्ट ग्रेजुएशन की बारी थी, पर अफसोस पिता किशोरमल आनंद की लॉ प्रैक्टिस छूट गई, जिसके चलते घर में खर्चे की तंगी हुई। हालात अब ऐसे हो गए कि देवानंद आगे की पढ़ाई मुकम्मल नहीं कर सकते थे। देवानंद की मां ने अपने पति यानी देव साहब के पिता किशोरमल आनंद से काफी अनुरोध किया, खूब मिन्नत समाजत की कि कुछ न कुछ करके देव की पोस्ट ग्रेजुएशन गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में ही मुकम्मल हो। पर किशोरमल आनंद देवानंद का दाखिला घर में खर्चे की तंगी के कारण नहीं कर पाए। देवानंद काफी मायूस हो गए और उन्हें ना चाहते हुए भी नौकरी करनी पड़ी। इसी बीच देवानंद की मां का ट्यूबरक्लोसिस डिटेक्ट हुआ और देवानंद के सर पर अब नौकरी के साथ साथ मां की देखभाल की भी जिम्मेदारी आ गई। देव साहब चूंकि भाइयों में मां के सबसे करीब थे और उनकी जान अपनी मां में ही बसती थी, लिहाजा मां की इस बीमारी में उन्होंने एक बेटे की तरह नहीं बल्कि एक मां की तरह अपनी मां की सेवा की। पर अफसोस किस्मत ने दगा कर दिया। इतनी खिदमत और दुआओं के बावजूद भी देव साहब को वक्त के आगे सर झुकाना पड़ा। बीमार मां की हालत में सुधार नहीं आ रहा था। अब वक्त ऐसा भी आया कि बीमार मां को गुरदासपुर से सैनिटोरियम हिल स्टेशन शिफ्ट करना पड़ा, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली। इंसान के अंदर का लोहा अपनी चमक दिखाने के लिए मौके की ताक में रहता है, और जब मौका आता है तो वो ये नहीं देखता कि उसकी माँ का दिल टूटता है। देवानंद मां के इंतकाल के बाद काफी टूट चुके थे। ये उनकी लाइफ के साथ पहला बड़ा हादसा था जिसने उन्हें बुरी तरह से तोड़ के रख दिया था। वो अचानक से जज्बाती होकर रो पड़ते थे कि अब मेरा क्या होगा। I used to be very close to her, hug her. I used to go up and get up every morning at 4 o'clock in the morning and bring goat's milk for her. I used to go by buses to Amritsar. Amritsar is about 35 miles from Gurdaspur, and buy her medicines from near the Hall Bazaar, near the Golden Temple. I wanted her to get well. I didn't want to lose her. कहीं न कहीं माँ की वो बातें भी जज्बाती देव साहब के जहन से गुजर रही थी कि बेटा तुम्हें काफी आगे जाना है, बड़ा आदमी बनना है। तो बस हिम्मत जुटाकर माँ की यादों को समेटकर देव साहब इस हादसे से उभर आए, इरादों को अटल बनाते गए, फिक्र को धुएं में उड़ाते गए। वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग बने रहे और खुद को संभालते हुए जिम्मेदारियां निभाते चले गए, अपने चेहरे पे बिना किसी शिकन के। जो आग मेरे अंदर अब धधकती है उसे गांव की जिंदगी बुझा नहीं सकती। मुझे इस शहर को अपने कदम पर लाना है, दिल पे लगी हुई एक एक चोट का हिसाब चुकाना है। अब देवानंद ने फैसला किया कि वो इंडियन नेवी यानी भारतीय नौसेना ज्वाइन करेंगे। उन्होंने इसके लिए अप्लाई भी किया, सभी के सभी इंटरव्यूज पास भी कर लिए। पर यहाँ भी कुछ ऐसा हुआ जो फिर से देवानंद को मायूस कर गया। रोड़े आया उस वक्त का ब्रिटिश राज। दरअसल देवानंद के बड़े भाई मनमोहन आनंद कांग्रेस एक्टिविस्ट थे और फ्रीडम फाइटर भी, और साथ ही साथ गुरदासपुर जिले में कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी के फराइज भी अंजाम दे रहे थे। लिहाजा पुलिस क्लियरेंस नहीं मिल पाया और देव साहब को पुलिस क्लियरेंस ना मिलने की वजह से भारतीय नौसेना में जाने के अपने सपने को मारना पड़ा। देवानंद का नेवल कमीशन का ये सपना भी अब टूट गया। खैर, अपनी भीगी पलकों को पोंछते हुए मायूस देवानंद ने फिर हिम्मत का दामन थामा और इस ख्वाब को भी पीछे छोड़ आगे बढ़ते हुए दिल्ली की तरफ रवाना हुए, एक ऑफिस में क्लर्क की नौकरी के लिए। यहाँ किस्मत ने एक और खेल खेला। महज 2 महीने नौकरी करने के बाद देवानंद को ये जॉब भी छोड़नी पड़ी, कारण वर्क कल्चर और देव साहब को उस माहौल में एडजस्ट न हो पाना। सबब कोई भी रहा हो, पर सच कहें तो देवानंद भी रूटीन से हटकर कुछ करना चाहते थे। अब कुछ पल देव साहब के बड़े भाई चेतन आनंद की तरफ रुख किया जाए। चेतन आनंद उस वक्त दून स्कूल में बहसियत टीचर काम करते थे और कुछ अच्छा करने की तलाश में मुंबई आया जाया करते थे। देवानंद के जहन में भी ख्यालों की मारामारी चल रही थी और आखिरकार एक दिन उन्होंने तहिया कर लिया कि वो भी मुंबई की तरफ चल देंगे और बस अपने मन की सुनकर देव साहब भी मुंबई चल दिए। साल था 1943। 3rd क्लास का टिकट काटकर अब देव मुंबई रवाना हुए। जाना कहाँ है पता नहीं, करना क्या है खबर नहीं, बस अपने जोश और एतबार को साये की तरह साथ लिए मुंबई रवाना हुए। भाई चेतन आनंद चूंकि उन दिनों मुंबई में थे, वो अपने भाई देव को मुंबई सेंट्रल के स्टेशन पर रिसीव करने के लिए भी आए।
चेतन आनंद ने अपने भाई देव को पूरा शहर भी घुमाया विक्टोरिया कैरेज में। मुंबई की चकाचौंध को देख देवानंद ने भी अब फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने का निर्णय लिया। शुरुआत में कुछ खास कामयाबी हाथ न लगी तो उन्होंने वॉर टाइम ब्रिटिश सेंसर ऑफिस में नौकरी करनी शुरू की। करीब 2 से 2.5 साल वहां काम किया। शुरुआत में चौल में रहने लगे और बाद में फिल्म मेकर ख्वाजा अहमद अब्बास के शिवाजी पार्क के फ्लैट में शिफ्ट हुए। इसी बीच चेतन आनंद ने अपनी एक लिखी स्क्रिप्ट कुणाल नाम की एक अपकमिंग डायरेक्टर किशोर साहू को बेच दी थी। चेतन आनंद निर्देशक फनी मजूमदार से भी मिले थे। स्क्रिप्ट के सिलसिले में फनी मजूमदार चेतन आनंद की स्किल्स, पर्सनालिटी और लुक से काफी प्रभावित भी थे। बहरहाल चेतन आनंद ने जब मजूमदार को अपनी स्क्रिप्ट अशोका द ग्रेट नाम की नरेट की थी, उसी वक्त डायरेक्टर ने उन्हें अपनी एक फिल्म 1944 की राजकुमार में लीड रोल भी ऑफर किया था, एक्ट्रेस नरगिस के ऑपोजिट, महाना 800 रुपए की फीस के साथ। यहाँ आपकी जानकारी में इजाफा करते हुए ये भी बताएं कि 1943 की शुरुआती दौर में ही चेतन आनंद ने शादी की थी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर और दून स्कूल की अपनी कलीग और दोस्त उमा चैटर्जी से। दोनों की दिलचस्पी कला और साहित्य से थी। खैर, जब चेतन आनंद को नरगिस के ऑपोजिट लीड रोल मिला फनी मजूमदार के बदौलत, तो दोनों ने यानी चेतन आनंद और वाइफ उमा ने मुंबई शिफ्ट होने का फैसला कर लिया था। दोनों ने एक बंगलो भी मुंबई में किराए पे लिया था, पाली हिल में, वो भी 50 रुपए में, जो उस वक्त बड़ी रकम मानी जाती थी। और बाद में इसी बंगलो में देवानंद और विजय आनंद यानी गोल्डी भी शिफ्ट हुए थे और अपने भाई और भाभी माँ के साथ रहने लगे थे। अब चूंकि तीनों भाई एक ही बंगलो में एक साथ रहते थे, ऐसे में फिल्म और थिएटर जगत के लोगों का वहाँ आना जाना भी लगा रहता था। देवानंद इस माहौल को खूब पसंद करने लगे थे। बहरहाल इसी बीच नरगिस और चेतन आनंद स्टारर फिल्म राजकुमार बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। चेतन आनंद को फिल्म के लिए पर मंथ जो 800 रुपए की फीस मिली थी, वो रकम भी अब खर्च हो गई थी। अब चूंकि कुछ और सोचना था ताकि घर का खर्चा निकल जाए, तो चेतन आनंद और उनकी वाइफ उमा आनंद ने भी अब एक मकसद तलाशा, और वो था थिएटर और न्यू वेव मूवमेंट के साथ जुड़ना, ताकि कुछ पैसा भी आए और पर्पस भी पूरा हो जाए। देवानंद की लाइफ भी दूसरी ओर लुत्फानंदोज थी। भाई चेतन आनंद और 12 साल के अपने छोटे भाई गोल्डी और भाभी उमा आनंद के साथ काफी अच्छे कट रहे थे उनकी जिंदगी के ये दिन। देवानंद अपनी भाभी को मां समान ही मानते थे और अपने सेंसर ऑफिस की नौकरी से जो कमाई मिलती थी वो भाभी के हाथों में ही लाकर रख देते थे। बावजूद इसके घर के खर्चे ज्यादा और इनकम कम थी, जबकि उमा आनंद ऑल इंडिया रेडियो और फिल्म डिवीजन और फेमिना मैगजीन के लिए भी काम करती थी। सच कहा जाए तो घर का खर्चा देवानंद और उमा आनंद की सैलरी से ही चलता था। यहाँ दूसरी ओर चेतन आनंद का स्ट्रगल भी जारी था। वो अपनी स्क्रिप्ट्स की मार्केटिंग में लगातार दिन रात एक कर रहे थे। घर पर यानी पाली हिल के इनके बंगलों में उस वक्त के नामचीन शख्सियात का तांता लगा रहता था, जिनमें जोहरा सहगल, कामेश्वर सहगल, उजरा भट्ट, हामिद भट्ट, ख्वाजा अहमद अब्बास, बलराज साहनी, दमयंती साहनी, मोहन सहगल, गुरु दत्त, राज खोसला, साहिल लुधियानवी, अली सरदार जाफरी, दिलीप कुमार के भाई नासिर खान, मदन पुरी, फली मिस्री, रुमा गोहा, राशिद खान, भीषम साहनी के अलावा और भी सुप्रसिद्ध हस्तियां शामिल थी। सिनेमा, साहित्य और थिएटर से जुड़े इन सभी शख्सियात का घर पर आना देवानंद के लिए किसी अजूबे से कम नहीं था। रोजाना चमकते सूरज की किरणों की तरह घर में इन सभी हस्तियों का दाखिल होना और फिर देवानंद का भी इनके संपर्क में रहना, सबसे मुलाकात का शर्फ हासिल होना, इन सब ने देवानंद की शख्सियत में, उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी में बदलाव के साथ साथ निखार भी लाया। अब देवानंद की दिलचस्पी सिनेमा के साथ और भी गहरी होती चली गई, क्योंकि ख्वाजा अहमद अब्बास का भी घर में आना जाना लगा रहता था और वो थिएटर ग्रुप इप्टा के साथ भी जुड़े थे। ऐसे में चेतन आनंद ने भी उमा, बलराज साहनी और दमयंती साहनी के साथ इप्टा के इस थिएटर ग्रुप को ज्वाइन किया। इस ग्रुप का जहां मन करता अपने मन मुताबिक वहां ये किसी भी वेन्यू पर प्ले स्टेज करते, वो चाहे आजाद मैदान हो, जय हिंद कॉलेज ऑडिटोरियम हो या फिर सुंदर भाई हॉल वगैरह हो। इसी बीच के अब्बास ने एक ड्रामा लिखा सुबैदा नाम से, जो वुमेन एम्पावरमेंट पर आधारित था। अब्बास साहब ने देवानंद को प्ले में लीड रोल ऑफर किया। इस नाटक के डायरेक्टर बलराज साहनी थे। बलराज साहनी ने कुछ महीनों के रिहर्सल के बाद ये डिक्लेयर किया कि देवानंद इस ड्रामा के लीड रोल के लिए फिट नहीं है और लीड रोल से हटाकर उन्हें साइड रोल दे दिया।
देवानंद ने बिना कोई सवाल किए और ऐतराज जताए साइड रोल ही कर लिया और अच्छे से निभाए भी। और ऐसे में नाटक के इसी किरदार से देवानंद का एक्टिंग डेब्यू हुआ। पहले मेन रोल देना, बाद में नाटक के अहम रोल से हटा करके आप रोल के लायक नहीं है साइड रोल दे देना, इससे कहीं ना कहीं देवानंद निराश तो जरूर हुए होंगे, लेकिन उस वक्त उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चुप्पी साध ली। खामोशी इख्तियार ना करते हुए कुछ कहते तो शायद साइड रोल से भी हटा दिया जाता। पर हाँ, मन ही मन देवानंद ने इरादा तो कर लिया था कि एक दिन जब मैं बड़ा एक्टर बनूंगा तब दोस्त बलराज साहनी को भी मुझ पर फख्र होगा। अब वक्त का तकाजा देखिए, पहिया घूमने में देर नहीं लगती। वक्त ने करवट ली थी और 1954 में फिर फिल्म राही में देवानंद मेन लीड में थे एक्ट्रेस नलिनी जयंत के बरक्स, और उस फिल्म में बलराज साहनी ने साइड रोल निभाया था और फिल्म भी फिल्म मेकर के अब्बास की ही थी। कौन सी शीशे की दीवार से टकरा गए थे? डॉक्टर साहब, ये सारी जिंदगी ही एक शीशे की दीवार है जिसमें हम कैद हैं, और जब हम इसे तोड़ना चाहते हैं तो जख्मी हो जाते हैं। बहरहाल, बात को आगे बढ़ाते हुए यहाँ ये कहना भी जरूरी है कि इफ्टा का ये ग्रुप भी क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से, कई कारणों की वजह से दो हिस्सों में बढ़ गया। एक ग्रुप को चेतन आनंद लीड कर रहे थे और दूसरे ग्रुप को बलराज साहनी। पर कुछ अरसा बाद ही चेतन आनंद और उमा आनंद ने किसी सवाल जवाब के इफ्टा ग्रुप ही छोड़ दिया और सिनेमा की तरफ अपना ध्यान केंद्रित किया। शुरुआत हुई 1946 की फिल्म नीचा नगर से। इस फिल्म में अनवर और उमा आनंद ने भी एज एन एक्टर काम किया और ये फिल्म मशहूर अदाकारा कामिनी कौशल की भी डेब्यू फिल्म बन गई। फिल्म में जोरा सहगल और मोहन सहगल भी अहम किरदारों में नजर आए और चेतन आनंद ने खुद ही फिल्म का निर्देशन किया। संगीत की जिम्मेदारी पंडित रविशंकर को सौंपी गई। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चल ना पाई, पर कांस फिल्म के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में फिल्म ने ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीता और आज तक क्लासिक कल्ट फिल्मों की फहरिस्त में इस फिल्म का नाम आता है। माया बड़ी समझदार लड़की है, वो तुम्हारी बात जरूर मानेगी। उसे तुमसे अब भी प्रेम है। वो दिन बीत गए, छोड़ो इस बात को। सिनेमा के साथ साथ अब चेतन आनंद और उमा आनंद ने अपना एक अलग थिएटर ग्रुप हिंद मंच के नाम से शुरू किया, जिसमें मोहन सहगल, जोहरा सहगल, उजरा मुमताज भट्ट, हामिद भट्ट, राशिद खान, कृष्ण धवन, रूमा गोहा, सफदर मीर भी ज्वाइन हुए। देवानंद के छोटे भाई गोल्डी आनंद, जो उस वक्त यंग थे, प्लेस के रिहर्सल्स में जाया करते और खूब एंजॉय करते। प्लेस के सभी डायलॉग्स याद भी करते और प्रॉम्प्ट भी किया करते बैक स्टेज पे आर्टिस्ट के लिए। देवानंद का स्ट्रगल भी इस सब के बीच में जारी ही था। लगातार एफर्ट्स लगा रहे थे कि एक्टिंग का कोई जोरदार असाइनमेंट हाथ लगे, पर कहीं कुछ काम नहीं मिल रहा था। वो भी अब धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट होते चले जा रहे थे अपने ऑफिस के बोरिंग सेंसरशिप के काम से। पर अब वक्त आ गया था जब देवानंद ने अपने मन की ही सुनी और आखिरकार सेंसर ऑफिस की नौकरी छोड़ दी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अब कॉन्फिडेंट हो गए थे अपनी एक्टिंग स्किल्स के बारे में कि अगर वो नौकरी छोड़ एक्टिंग पे ही पूरा ध्यान और जोर लगा देंगे तो एक ना एक दिन वो सुपरस्टार तो जरूर बनेंगे। एक दिन देवानंद अपनी इस स्ट्रगलिंग पीरियड, जदोजहद के इस दौर में लोकल ट्रेन में सवार हो गए थे। रोजमर्रा की तरह फिल्म मेकर्स और स्टूडियोज के चक्कर काटते काटते जब वो ट्रेन में सवार होकर घर लौट रहे थे तो उनकी लोकल ट्रेन में मनुष्यरेकर से मुलाकात हुई, जो थिएटर से वाबस्ता थे, गायक भी थे और म्यूजिक टीचर भी। खैर, देवानंद को ट्रेन में देख वो उनकी पास वाली सीट पे बैठ गए। चूंकि दोनों एक्वेंटेंसेस थे तो बात हाय हेलो से शुरू हो गई और बातों बातों में मंसूरकर ने देवानंद को इन्फॉर्म किया कि पुणे का प्रभात स्टूडियो एक यंग हैंडसम लड़के की तलाश में है अपनी नई फिल्म के लिए, और मशवरा देते हुए देवानंद से कहा कि आप फौरन जाकर प्रभात स्टूडियो के बॉस से मिलो और साथ में फेमस स्टूडियो के बाबूराव पाई से भी उनके ऑफिस में, जो मुंबई के ओपेरा हाउस के ऑपोजिट था। देवानंद को मशवरा सही लगा और दूसरे दिन सुबह सवेरे वो घर से निकलकर सीधा प्रभात स्टूडियोज के टॉप बॉस और फेमस स्टूडियोज के मालिक बाबूराव पाई से मिलने गए और कहा मुझे इस फिल्म के लिए कास्ट करें। देव के कॉन्फिडेंस से पाई बहुत मुतासिर हुए और ऐसे में 1946 की प्रभात स्टूडियोज की फिल्म हम एक हैं देवानंद की पहली फिल्म बनी, जिसके डायरेक्टर पीएल संतोषी थे। देवानंद के ऑपोजिट रेहाना और कमला कोटनिस थी और एक और एक्टर रहमान भी थे। ये एक्टर रहमान की भी डेब्यू फिल्म थी। फिल्म रिलीज हुई पर बॉक्स ऑफिस पर इसका रिस्पांस कुछ खास नहीं था, पर देवानंद की अदाकारी और उनका स्टाइल और अंदाज लोगों को भा गया। मतलब देवानंद को दर्शकों ने नोटिस भी किया और एक्सेप्ट भी। हार लेकर आया था और बदले में अनगिनत जख्म लेकर चला गया। मुझे बेहद अफसोस है। मुझे बेहद अफसोस है। कितना आसान है ये कह डालना।
इस फिल्म के अगर बाद आपके दिल में बैक टू उसके बैक गाने के लिए- ऑफर्स देवानंद को मिलने लगे। देवानंद अब स्टार बन चुके थे। एक के बाद एक फिल्म देवानंद ने साइन कर डाली, जिनमें आगे बढ़ो, मोहन, हम भी इंसान हैं और विद्या जैसी फिल्में काबिल जिक्र है। अब बस में फूल के है बुलबुल की जिंदगानी। सच कहें तो लोकल ट्रेन की जर्नी, ये सफर देवानंद के लिए किसी मिरेकल से कम न था। एक और मिरेकल लोकल ट्रेन के सफर के दौरान ही देवानंद के साथ पेश आया। एक रोज लोकल ट्रेन में सफर के दौरान मशहूर और मारूफ लेजेंडरी लेखक, शॉर्ट स्टोरी राइटर, नॉवलिस्ट, मुसन्निफ असमत चुगताई से भी उनकी मुलाकात हुई। असमत आपा के साथ उनके डायरेक्टर हस्बैंड शाहिद लतीफ भी मौजूद थे। शाहिद लतीफ मुंबई टॉकीज के लिए लिखा करते थे और बतौर निर्देशक भी काम किया करते थे। वो इस मुलाकात में देवानंद से इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने देवानंद को अशोक कुमार की फिल्म में मेन लीड के लिए रेकमेंड किया। अशोक कुमार देवानंद के न सिर्फ फेवरेट एक्टर थे, बल्कि देवानंद उन्हें अपना आइडल भी मानते थे। शाहिद लतीफ ने अशोक कुमार के साथ देवानंद की मीटिंग फिक्स कर दी। अशोक कुमार उन दिनों खुद भी बॉम्बे टॉकीज के साथ ही काम किया करते थे। देवानंद की खुशी का ठिकाना न रहा कि अब वो अपने आइडल अशोक कुमार से मिलने जा रहे हैं। अशोक कुमार देवानंद से मिलते ही उनकी बातों, उनके लहजे और उनके अंदाज से इतने मुतासिर हुए कि यक ब यक देवानंद को 1948 की फिल्म बॉम्बे टॉकीज की जिद्दी मिली। उन्हें कामिनी कौशल के साथ कास्ट किया गया और साथ में फिल्म में एक्टर प्राण भी थे। फिल्म सुपर हिट हुई और देवानंद अब सुपरस्टार की राह पर निकल पड़े। क्या खौफनाक शेर है, बाप रे बाप, इतना बड़ा सर, ये कल्ला, ये बड़े बड़े नाखून। एक साल के अंदर ही अब देवानंद ने अपने भाई चेतन आनंद के साथ मिलकर प्रोडक्शन हाउस नवकेतन फिल्म्स की बुनियाद भी डाल दी। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। यहाँ ये कहना भी बचा होगा कि नवकेतन फिल्म्स हिंदी सिनेमा का सबसे लंबा चलने वाला बैनर रहा। इस बैनर ने 6 दशकों में 40 फिल्में प्रोड्यूस की। जिंदगी कैसे कटेगी? मैं यहाँ काम करने आया हूँ। काम, सेवा। आनंद, टू यू आई विश यू ऑल द लक। गुरदासपुर शहर के घरोटा गांव का ये नौजवान देवानंद अब सुपरस्टार से मेगा स्टार बन गया था, जिसने हिंदी सिनेमा पर 65 साल तक राज किया। देव साहब को मैं मानता हूँ कि वो किसी कमतरीन दर्जे में नहीं आते। वो उसी दर्जे के कलाकार थे जो दिलीप कुमार था। ये अलग बात है कि दिलीप साहब बहुत ज़्यादा दखल रखते थे फिल्म मेकिंग में और कैरेक्टर को बाहर पेश करते थे। उन्होंने हर तरीके के रोल किए। देव साहब को उतना मौका नहीं मिला कि वो उस तरीके के रोल को करते और वो अपनी एक मुख्तलिफ पहचान बनाना चाहते थे। ये भी सही बात है। इस वजह से एक लोथेरियो का और एक जेम्स बॉन्डिश स्ट्रीक का कैरेक्टर या एक सड़क छाप रोमियो का कैरेक्टर, इस तरह के कैरेक्टर में बहुत है। लेकिन ऐसी भी पिक्चरें की जो बहुत ही अजीम तरीन थी शख्सियत के लिहाज पे, मसलन जो है गाइड, और इसके अलावा कुछ ऐसी पिक्चर थी जो उनके जहन के बहुत करीब थी। बागबान एक पिक्चर थी, फनी मजूमदार साहब ने बॉम्बे टॉकीज की आखिरी पिक्चर, कमाल की अदाकारी है। संजीदा रोल्स में उनको किया उन्होंने। मुनीम जी का डबल रोल आप ले लीजिए। देव साहब वाज एन omnipresent and omniscient person। वो कभी ऐसे लोग जाते नहीं हैं। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। यादों का कैनवस।